हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ वो है प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे में भी मैं जो आज विस्तार से बात करूंगी जिस विषय पे वो है वानस्पतिक रेशे। तो जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर बताया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में जो एक रेशे का प्रकार है वो है प्राकृतिक रेशे। और प्राकृतिक रेशे को पुनः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। नेचुरल फाइबर फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज एंड दीज कैटेगरीज आर: फर्स्ट इज वानस्पतिक रेशे, जो रेशे हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। प्राणिज रेशे, जो रेशे हमको जानवरों से प्राप्त होते हैं। और खनिज रेशे, जो रेशे हमको खनिज पदार्थों से, मिनरल से प्राप्त होते हैं, वो खनिज रेशे हैं। तो ये प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे में भी जो वनस्पति, जो पेड़ पौधों से, वानस्पतिक रेशे, वेजिटेबल फाइबर, जो रेशे हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उसको हम वानस्पतिक रेशे कहते हैं। और इस वीडियो में मैं आज आपको वानस्पतिक रेशों के बारे में ही विस्तार से बताऊंगी। वानस्पतिक रेशों की यदि हम बात करते हैं तो वानस्पतिक रेशों को तीन थ्री कैटेगरीज में यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। सबसे जो पहला है वो है बीज वाले रेशे। जो रेशे हमें बीज से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों के बीज वाले हिस्से से जो रेशा हमको मिलता है वो बीज वाले रेशे हैं। और इसमें दो हैं, कपास और कपूर। तने वाले रेशे, तने वाले रेशे जो पेड़ पौधों के तने से जो रेशा हमको मिलता है, तने को खमीरीकृत करके प्राप्त किया जाता है, तने वाले रेशे हैं, जैसे लिनन, जूट, सन, हेम्प, मलिरा, रेमी, सन, कोयार आदि। पत्ती वाले रेशे की यदि हम बात करें तो पत्ती वाले रेशे में पिन्ना है, जो अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। और शीशल, जो शीशल की पत्तियों से रेशा मिलता है, शीशल है। तो इस प्रकार ये वनस्पतिक रेशों को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इन रेशों में भी कपास और लिनन का उपयोग वस्त्र निर्माण में, वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जो विषय मैं आपके सामने रखूंगी वो है कपास। कपास, जिसको सफेद सोना भी कहते हैं, वस्त्र उद्योग का आधार, वस्त्र उद्योग की रीढ़ की हड्डी भी कपास को कहा जाता है। साथ ही साथ कपास को सर्वव्यापी रेशा भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। सभी वर्ग के लोगों तक इस रेशे की पहुंच होने के कारण इस रेशे को सर्वव्यापी रेशा भी कहते हैं। यह रेशा मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना होता है और अपनी बहुमुखी प्रतिभा, अपनी अद्भुत गुण, आरामदायक होने के कारण इस रेशे का उपयोग वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा किया जाता है। कपास की खेती, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन कैसे होता है? तो कपास की खेती, ये चार प्रोसेस है। फर्स्ट इज सोइंग प्रोसेस। सोइंग प्रोसेस मींस जब कॉटन के कॉटन के प्लांट के सीड्स को प्रिपेयर्ड सॉइल में सो किया जाता है, बुआई की जाती है। नाउ द सेकंड इज इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। वाटर सब एंड न्यूट्रिएंट्स टाइमली प्रोवाइड करना, दैट इज इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन, सिंचाई की प्रक्रिया। हार्वेस्टिंग प्रोसेस, जब जो कोय हैं, कॉटन के जो बॉल्स हैं, वो पूरे मेच्योर हो जाते हैं तो उसको पिक कर लिया जाता है, उसको हम हार्वेस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। लास्ट वन इज गिनिंग प्रोसेस, जो चौथी प्रक्रिया है, उटाई की प्रक्रिया। जब हम रेशे में से बीज को अलग करने का कार्य करते हैं तो उसको गिनिंग प्रोसेस कहते हैं। इस पर हम विस्तार से देखिए बात करेंगे। सबसे पहले मिट्टी और जलवायु। जो कपास है, कपास के रेशे के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें पानी को बनाए रखने की क्षमता होती है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, तो काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ समशीतोष्ण जलवायु, यानी गर्म और आर्द्र जलवायु इसके लिए सबसे अच्छी है। बुआई की बात करें तो उत्तर भारत में अप्रैल मई में और दक्षिण भारत में जुलाई अगस्त के दौरान इसके बीज बोए जाते हैं। सिंचाई और फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन मींस पहले 70 दिनों तक जड़ों के विकास के लिए पर्याप्त सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। और परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक जैसे जो उर्वरक हैं, इनका सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए। जब
कॉटन के कोय पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, पक जाते हैं और फट जाते हैं। तो इनको इन कोओं को पिक कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि ये जमीन पर न गिरने पाए, अदरवाइज इसके जो रेशे होते हैं वो मटमैले हो जाते हैं। तो इसीलिए मशीन द्वारा, हाथ द्वारा इसको चुन लिया जाता है। चुनने के बाद उटाई की प्रक्रिया मीन्स गिनिंग प्रोसेस शुरू होता है। गिनिंग प्रोसेस का अर्थ है कॉटन के रेशों में से, कपास के रेशों में से बीज को अलग करना। यह प्रक्रिया भी दो प्रकार से होती है। या तो हाथ के द्वारा उटाई करते हैं बेलन और ओटनी का यूज करके, या फिर मशीन के द्वारा उटाई की जाती है जिसमें एक कांटेदार रोलर लगे होते हैं। उन कांटेदार रोलर में जो रेशे हैं वो फंसकर अलग हो जाते हैं और बीज उनसे अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। तो मशीन द्वारा भी उटाई होती है, गिनिंग होती है, और हाथ के द्वारा भी गिनिंग प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस है, कल्टीवेशन प्रोसेस। देन कल्टीवेशन के बाद मैन्युफैक्चरिंग होती है कॉटन की, जिसमें कॉटन के बंडल बांधे जाते हैं, उनको कार्डिंग, उनकी धुनाई की जाती है, उसको साफ किया जाता है। साफ करने के बाद उसकी पुनी बना करके कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग करने से छोटे रेशे अलग हो जाते हैं, लंबे रेशे अलग हो जाते हैं, और फिर स्पिनिंग प्रक्रिया के द्वारा इससे धागा बनाया जाता है। वीविंग प्रक्रिया के द्वारा इससे वस्त्र तैयार किए जाते हैं और फिर इसकी फिनिशिंग की जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा कॉटन का प्रोसेस है, कल्टीवेशन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट इज, हम बात करेंगे कॉटन की विशेषताओं की। अगर विशेषताओं की बात करें तो यहाँ हम दो श्रेणियों में इसको वर्गीकृत करेंगे, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। तो सबसे पहले हम कॉटन की भौतिक विशेषताएं देखते हैं। रंग और चमक। कॉटन में प्राकृतिक रूप से चमक होती है, सफेद रंग का होता है। चमक कुछ कम होती है, चमक को बढ़ाने के लिए उसको मर्सराइज किया जाता है। और कहीं कहीं कॉटन सफेद के बजाय भूरे या हरे रंग के भी होते हैं। यदि कपास की लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई 10 मिलीमीटर से 65 मिलीमीटर तक होती है। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की जलवायु और किस प्रकार के फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन प्रोसेस का यूज इसमें किया गया है। इसके अलावा इसकी मजबूती, कॉटन की मजबूती अच्छी होती है और गीले होने पर इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। कॉटन के रेशे में एब्जॉर्बेंसी उसके वजन की 24 से 27 गुना होती है। इसीलिए ये कॉटन जो है वो गर्मियों में प्रयोग करना अत्यधिक आरामदायक होता है। यदि हम इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी की बात करते हैं, प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता की बात करते हैं, तो कॉटन में प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता दोनों का ही अभाव होता है, दोनों ही नहीं होते हैं, जिसके कारण इसमें जल्दी सिकुड़न पड़ जाती है और बार बार इस्त्री करने की, प्रेस करने की आवश्यकता होती है। कॉटन की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रासायनिक विशेषताएं। तो संरचना में सबसे पहले है कॉटन में 90 से 95% तक सेल्यूलोज होता है, बाकी शेष भाग मोम, पैक्टीन, प्रोटीन और प्राकृतिक अशुद्धियां पाई जाती हैं। यदि अम्ल और क्षार के प्रभाव की बात करें कि एसिड और एल्कली का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो डाइल्यूट अम्ल है, डाइल्यूट एसिड है, उसका इस पर कम प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड एसिड है, सांद्र अम्ल है, तो कपास के रेशे नष्ट हो जाते हैं। कपास पर क्षारीय घोल के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। और मर्सराइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चमक और मजबूती बढ़ाने के लिए कॉटन को मर्सराइज किया जाता है, जिसमें उसको 18% कास्टिक सोडा के घोल में डाला जाता है। मर्सराइजेशन प्रोसेस होता है ये। तो क्षार का इसके ऊपर के प्रति ये अत्यधिक प्रतिरोधी है। ताप को सहन करने की अच्छी क्षमता होती है, धूप को भी सहन कर सकता है। और लेकिन 150 डिग्री से ऊपर यदि इसका ताप होगा तो ये झुलस जाते हैं, ये रेशे। साथ ही साथ धूप में अगर इसको रखा जाए तो इसके रेशे कमजोर पड़ जाते हैं और पीले भी पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको कॉटन के बारे में सारी बात बताई। अब हम अगला जो वस्त्र उपयोगी महत्वपूर्ण रेशा है वो है लिनन। लिनन के विषय में यहाँ पे मैं बात रखूंगी। लिनन जो है वो तने से प्राप्त, कॉटन बीज से प्राप्त होने वाला रेशा था, लिनन तने से प्राप्त होने वाला रेशा और दूसरा महत्वपूर्ण वानस्पतिक रेशा है जो कि वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये फ्लेक्स नाम के पौधे के तने से प्राप्त होता है और अपनी असाधारण ताकत और प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है। ये अक्सर अपनी ठंडक और स्थायित्वता के लिए पसंद किया जाता है और इसका उपयोग गर्मियों के परिधानों में किया जाता है। यदि लिनन की खेती की और लिनन के
उत्पादन प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रोसेस पूरा मैंने आपके सामने रखा है। दैट इज द कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ लिनन। सो सबसे पहले सोइंग बुआई प्रक्रिया। फ्लेक्स के बीज को आमतौर पर मार्च और मई के महीने में बोए जाते हैं। देन सेकंड इज कटाई प्रक्रिया। जब तने पीले पड़ जाते हैं तो रेशों को जड़ से पौधों को जड़ से उखाड़ा जाता है। पौधों को यहाँ जड़ से उखाड़ा जाता है, ये बात ध्यान देने वाली है। क्यों जड़ से उखाड़ा जाता है? क्योंकि जो पौधे के तने होते हैं उसमें सैप नाम का एक पदार्थ भरा हुआ होता है, जिससे कि इसके रेशों को चिकनापन और चमक मिलती है। अगर तने को बीच में से काटा जाए तो ये सैप निकल जाता है, जिससे इसका रेशा चमकहीन और खुरदरा हो जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जो लिनन का जो फ्लेक्स का पौधा है, अगर लिनन के उत्पादन के लिए हम उसको निकाल रहे हैं तो जड़ से उसको पूरा उखाड़ा जाता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया रिपलिंग प्रोसेस होती है, जिसके अंतर्गत पत्तियों और बीजों को डंठल से अलग कर लिया जाता है। अब ये जो डंठल साफ सुथरा डंठल हमारे सामने आ जाता है, उसको रेटिंग प्रोसेस उसके ऊपर किया जाता है। रेटिंग प्रोसेस क्या है? रेटिंग प्रोसेस में तने को गलाया जाता है, जिससे कि उसमें जो प्राकृतिक गोंद है, पैक्टिन नाम का गोंद है, वो ढीला पड़ जाता है और उसके रेशे मुलायम होकर अलग अलग हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया या तो पानी में गलाया जाता है या ओस के माध्यम से इसको गलाया जाता है, जिसमें कि ये एक प्रकार की किण्वीकरण फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जिसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं और इसके पैक्टिन को खा करके उसको ढीला कर देते हैं। तो इस प्रकार रेटिंग प्रोसेस किया जाता है। रेटिंग प्रोसेस पानी से और ओस से तो किया ही जाता है, साथ ही साथ रेटिंग की प्रक्रिया कुछ रसायनों का उपयोग करके भी रेटिंग के प्रोसेस को किया जाता है। रेटिंग के द्वारा जब रेशे अलग अलग होकर अलग अलग हो जाते हैं तो ब्रेकिंग और स्केचिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसमें सूखे डंठलों को रोलर के बीच से दबाकर लकड़ी वाले हिस्से को रेशों से अलग कर लिया जाता है। इसमें जो लकड़ी का जो हार्ड वाला पार्ट है, जो लकड़ी आदि है, वो रेशों से अलग हो जाती है और मुलायम रेशे अलग हो जाते हैं। इसके बाद इन रेशों को साफ किया जाता है, इस पर कंघी की जाती है। छोटे रेशे जिसको टो कहते हैं वो अलग हो जाते हैं, लंबे रेशे जिसको लाइन कहते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब कंघी हो जाती है, कंघी करने के बाद कताई प्रक्रिया के द्वारा इन्हीं रेशों से धागे बना लिए जाते हैं और बुनाई प्रक्रिया के द्वारा इन धागों से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र के बनने के बाद उस पर परिसज्जा, रंगाई, छपाई आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार मैंने आपके सामने फुल प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिनन प्रेजेंट किया। अब लिनन की भौतिक विशेषताओं और रासायनिक विशेषताओं को देख लिया जाए तो सबसे पहले है भौतिक विशेषता। तो लिनन की यदि मजबूती की बात करें तो कपास से इसकी मजबूती 3 गुना अधिक होती है और गीला होने पर इसकी मजबूती 20% तक बढ़ जाती है। इसमें प्राकृतिक चमक होती है, कपास से बेहतर दिखता है, रेशम जैसा दिखता है। ताप और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसीलिए इसका उपयोग गर्मी में किया जाता है। अवशोषण क्षमता इसकी भी बहुत अच्छी होती है, कॉटन की तरह 20% तक ये नमी सोख सकता है, अपने वजन का 20% तक नमी ये सोख सकता है। किंतु इसमें इलास्टिसिटी और रेजिलेंसी कॉटन की तरह इसमें भी नहीं होती है या बहुत कम होती है, जिसके कारण इसमें सिकुड़न पड़ जाती है। यदि हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, सो फर्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें मुख्य रूप से 65 से 80% तक सेल्यूलोज, 10 से 20% तक हेमी सेल्यूलोज और 2 से 5% तक लिग्रिन होता है। डाइल्यूट एसिड का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड इसको नष्ट कर देता है और क्षार के प्रति ये प्रतिरोधी होता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की ब्लीच इसको कमजोर कर देती है। यदि जैविक प्रतिरोधी की बात करें तो कीड़े और मोथ के प्रति तो प्रतिरोधी होता है, लेकिन अगर नमी होती है तो इस पर फफूंदी लग जाती। सो दैट इज लिनन। कॉटन और लिनन दोनों ही मैंने आपको बताया, जिसका वस्त्र उद्योग में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब हम कुछ अन्य प्राकृतिक फाइबर, कुछ अन्य प्राकृतिक रेशों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले है कपोक। ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, बहुत हल्का, रेशमी, पानी के प्रति प्रतिरोधी फाइबर है। हवा भरी होने के कारण हल्का होता है, तैरने की क्षमता रखता है।
जिसके कारण हल्का होने के कारण इसको भरने वाली सामग्री में प्रयोग किया जाता है, फिलिंग में इसका उपयोग किया जाता है, सॉफ्ट टॉयज में इसका उपयोग किया जाता है, वायुयान में इसका उपयोग किया जाता है। यदि पिलो भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। अच्छा कुचालक है गर्मी का। और इसमें इससे इस रेशे से धागा नहीं बनता, इसीलिए इससे वस्त्र नहीं तैयार होता। इससे धागा क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें कोहेसिवनेस अर्थात सटने की क्षमता का अभाव होता है, जिसके कारण स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान इससे धागा नहीं बन पाता है। और जब धागा नहीं बनेगा तो इससे वस्त्र तैयार नहीं होते। सो कपोक का यूज फिलिंग के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं सन और हेम्प की। ये भी मजबूत टिकाऊ फाइबर है। इसका उपयोग रस्सियों और बोलियों बोरियों के लिए किया जाता है। सन की बनी रस्सियां बहुत मजबूत रस्सियां मानी जाती हैं, लेकिन धूप के संपर्क में आने पर ये जल्दी खराब नहीं होता है और हरी खाद के रूप में ये उगाया जाता है। रेमी रेमी जिसको चाइना ग्रास कहते हैं, इसमें भी अद्भुत चमक होती है। मजबूत प्राकृतिक रेशा है और गीला होने पर और भी अधिक मजबूत हो जाता है। इसको अल्टरनेट ऑफ लिनन भी कहते हैं। बैक्टीरिया प्रतिरोधी है और टिकाऊ वस्त्र और मूल्यवान वस्त्र इससे बनाए जाते हैं। यदि हम हेम्प की बात करें तो हेम्प के रेशे लंबे, मजबूत, फफूंद प्रतिरोधी होते हैं और कपास की तुलना में इसमें अवशोषण क्षमता अधिक होती है। ये टिकाऊ होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। साथ ही साथ तौलिए मेजपोश आदि बनाने के लिए भी इस रेशे का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ अन्य प्राकृतिक फाइबर थे। इसके अलावा प्राकृतिक फाइबर में भी पत्तियों से मिलने वाले जो फाइबर हैं उसमें पिन्ना और शीशल है। पिन्ना जो अनानास के पत्तों से प्राप्त होता है। ये फाइबर बारीक, चमकदार, ट्रांसपेरेंट पराभासी होता है, अ, पारभासी होता है और इसका जो उपयोग है वो अक्सर जो पारंपरिक फिलिपिनो वस्त्र हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। यदि शीशल को देखते हैं हम तो शीशल को केतकी या रामबाण भी कहते हैं। मोटा और मजबूत रेशा है। 64% तक सेल्यूलोज, 11% तक लिग्निन इसमें होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से रस्सियां, कालीन, फर्श, बोरी आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो ये अनानास के पत्ते, पिन्ना और शीशल की बात मैंने आपके सामने रखी। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यदि वस्त्र उद्योग की बात करें तो सबसे ज्यादा उपयोग कॉटन और लिनन का ही इसमें होता है। तो यहाँ मैंने एक टेबल आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। इस टेबल में मैंने कोशिश की है कि जो कॉटन और लिनन की जो विशेषताएं हैं उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको एक कंपैरेटिव टेबल मैंने आपके सामने रखी है। यहाँ ये जो है ये कॉटन है और ये लिनन है। तो जो कॉटन की यदि बात करें तो पहले ही हम देख चुके हैं कि गीला होने पर इसकी मजबूती बढ़ जाती है, लेकिन अगर मजबूती की बात लिनन की करें तो कपास से 3 गुना अधिक मजबूत होता है। गीला होने पर इसकी भी मजबूती बढ़ जाती है। अवशोषण क्षमता कॉटन में ज्यादा होती है, 24 से 27 गुना अपने वजन की, जबकि लिनन में 20% तक होती है। लचीलापन कम होता है, सिकुड़न पड़ती है और इसमें लचीलापन बहुत कम होता है, इसमें भी सिकुड़न पड़ती है। इसमें चमक कम होती है, मर्सराइजेशन प्रोसेस के द्वारा इसकी चमक बढ़ाई जाती है, जबकि लिनन में प्राकृतिक चमक होती है, रेशम जैसी चमक। ताप सह सकता है, ये भी ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, ठंडक प्रदान करते हैं। तो दोनों ही रेशे ताप को सह सकते हैं। तो ये कंपैरेटिवली मैंने आपको बताया कि कॉटन और लिनन की कंपैरिजन देने की कोशिश की आपके सामने। यदि हम नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो व्हाई नेचुरल फाइबर इज बेटर देन आर्टिफिशियल फाइबर, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेचुरल फाइबर? सो ऑफ कोर्स पर्यावरणीय लैब है, बायोडिग्रेडेबल है। इसके ऊपर अनेकों इनोवेशंस हो रहे हैं जो कि नए नए इन कॉटन इन जो ये जो रेशे हैं इनके गुणों को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इनकी उपयोगिता को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, इस पर लगातार रिसर्चेस चल रही हैं, इस पे इनोवेशंस हो रहे हैं। बाजार में जो लोग जो उपभोक्ता पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं वो जो है मुख्य रूप से नेचुरल फाइबर में भी वानस्पतिक फाइबर रेशों को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है ये। और आई होप that you all viewer will get benefit from this video. Thank you so much. If you have any query, kindly comment me. Thank you so much.